Welcome students. Today I am going to explain class 10th history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. This is our fifth topic. The age of revolutions 1830 to 1848. क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की भावना को फैलाया और कंजर्वेटिव्स को हराया। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे किस प्रकार कंजर्वेटिव्स के खिलाफ क्रांति का विस्तार हुआ। तो आइए हम इसको डिटेल में जानें। जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजम्स ने अपनी व्यवस्थाओं और पावर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक एरियाज में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर के टाउन्स, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व लिबरल नेशनलिस्ट ने किया, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के खास लोग थे। इनमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, बिजनेस और व्यापार में लगे कॉमर्शियल मिडिल क्लास के एलाइट यानी एजुकेटेड लोग शामिल थे। पहला विद्रोह या रिवॉल्यूशन फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बर्बन किंग, जिन्हें 1815 के बाद हुई कंजर्वेटिव रिएक्शन के दौरान पुनः स्थापित किया गया था, अर्थात फिर से मोनार्की सिस्टम बहाल किया गया था, उन्हें अब लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने उखाड़ फेंका था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। इस शासन का मतलब था कि राजा तो होगा, लेकिन राजा संविधान के अकॉर्डिंग ही रूल करेगा, वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलाइट वर्ग यानी समाज के उच्च वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सेंचुरी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में रिवॉल्यूशनरीज नेशनलिज्म की प्रगति से यूनानियों का फ्रीडम के लिए स्ट्रगल 1821 में शुरू हो गया। यूनान में नेशनलिस्ट्स को निर्वासन यानी एग्जाइल में रह रहे यूनानियों के साथ साथ वेस्टर्न यूरोप के अनेक लोगों का भी सपोर्ट मिला, जो पास्ट यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म का समर्थक थे, यानी उसके प्रति सिंपैथी रखते थे। पोएट्स और आर्टिस्ट ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसकी प्रशंसा की और एक मुस्लिम एम्पायर के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए पब्लिक ओपिनियन जुटाया, अर्थात लोगों को तैयार किया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में भी लड़ने गए, जहां 1824 में फीवर से उनकी डेथ हो गई। अंततः 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। नाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। नेशनलिज्म का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। नेशन स्टेट के विचार के निर्माण में कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने नेशनल फीलिंग्स को गढ़ने और व्यक्त करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, यानी सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनकी कोशिश थी कि एक साझा सामूहिक विरासत की यानी एक कॉमन कलेक्टिव हेरिटेज की अनुभूति और एक कॉमन कल्चरल पास्ट को नेशन का आधार बनाया जाए। जर्मन फिलोसफर योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों या थिंकर्स ने दावा किया कि सच्ची जर्मन कल्चर उसके आम लोगों यानी डास वोल्क में निहित थी। राष्ट्र यानी वोल्केजिस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना नेशन के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था।
स्थानीय बोलियों पर जोर देना और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। यानी हर एक जनता तक इस राष्ट्रीय भावना को पहुंचाना था, जिसके लिए इन्होंने स्थानीय बोलियों, लोक संस्कृति, लोक नृत्यों, लोकगीतों का सहारा लिया, जिनमें से अधिकांश लोग इलिटरेट या निरक्षर थे। और इन सब का सहारा लेने का एक मुख्य कारण यह था कि उस समय जो था अधिकांश लोग इलिटरेट थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए इन लोकगीतों, लोक नाटकों या लोक संस्कृतियों के द्वारा लोगों तक राष्ट्रीय भावना को पहुंचाया जा सकता था। यह बात खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता है, जिसका 18वीं सेंचुरी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। हालांकि पोलैंड अब स्वतंत्र लैंड एरिया नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए नेशनल फीलिंग्स को जीवित रखा गया। इस प्रकार कैरोल कुपिट्स्की ने नेशनल स्ट्रगल का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेश और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को नेशनल सिंबल में बदल दिया। लैंग्वेज ने नेशनल फीलिंग्स के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। रूसी कंट्रोल के बाद पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रशियन लैंग्वेज को हर जगह जबरदस्ती थोपा गया। 1831 में रूस के अगेंस्ट एक सशस्त्र विद्रोह यानी एन आर्म्ड रिविलियन हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके कई मेंबर्स ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए लैंग्वेज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया या एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। अब पोलिश लैंग्वेज रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। इस प्रकार पोलिश लैंग्वेज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जैसा कि आप फिगर 8 में देख सकते हैं, द मसेकर एट कियोस यूजिन देलाक्रोआ 1824। फ्रेंच पेंटर देलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स में से एक था। यह विशाल पेंटिंग 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर एक घटना को चित्रित करता है, जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देलाक्रोआ ने इस घटना को नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाओं को जगाकर यूनानियों के लिए सिंपैथी जगाने की कोशिश की। ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती, उसे लिखकर रख लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों में एक समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई लिबरल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 पार्ट्स में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन कल्चर के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है, वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी की पहचान बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। अर्थात वो सोचते थे कि उनकी ये कहानियाँ, ये लोक कथाएँ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ाने में या जर्मन नेशनल आइडेंटिटी की पहचान बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की भावना फैलाने में लोकल लैंग्वेजेस, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक काव्य आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पीपल रिवोल्ट। तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।